हेलो एवरीवन, मैं संगीता श्रीवास्तव आपके साथ फिर एक बार एक नए टॉपिक को लेकर यहाँ पे उपस्थित हूँ और आपको आपके साथ में आज डिस्कस करना है एक्शन रिसर्च। दोस्तों, एक्शन रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, रिसर्च है, जो कि हर संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए अपनाई जानी चाहिए। इसकी थ्योरी क्या है, इसके बारे में क्या हम लोग समझेंगे। आइए आज हम लोग सबसे पहले जाने कि इस पूरी वीडियो में आपके साथ में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, क्या शेयर करेंगे। सबसे पहली बात हम समझेंगे कि एक्शन रिसर्च, पहली बात तो रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च के टाइप्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों रिसर्च करनी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है, फिर उसमें एक्शन रिसर्च क्या है। और आमतौर पे जो रिसर्च होती है जिसमें हम पीएचडी वगैरह के लेवल पे करते हैं, तो वो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च में अंतर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च। इसके साथ साथ एक्शन रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स जानने के बाद हम डेवलप करेंगे आज एक मॉडल एक्शन रिसर्च डिजाइन, जिससे कि आप लोग आज के पूरे वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आप आराम से अपने किसी भी संस्था में, इन सर्विस टीचर जब आप हो या कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकेंगे। लास्ट में हम लोग अपने आउटकम को इवेलुएट करेंगे। सबसे पहली बात समझते हैं कि रिसर्च क्या है। तो देखिए दोस्तों, रिसर्च एक अनुसंधान जिसे कहते हैं, वो किसी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी फील्ड की, किसी एक सब्जेक्ट के फील्ड में, तो उसके ऊपर ईमानदारी से, व्यापकता या के साथ, समझदारी के साथ की गई खोज होती है। और मुख्यतः वो खोज क्यों की जाती है, जिसमें तथ्यों और सिद्धांतों की खोज की जा सके और इनके निष्कर्ष जो होते हैं वो प्रमाणित होते हैं और उनकी पुष्टि के योग्य होते हैं, जैसा कि पीएम कुक ने अपनी डेफिनेशन में समझाया, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी बात को हम लोग समझेंगे कि फिर एजुकेशनल रिसर्च किसे कहते हैं। तो डब्ल्यू एम टेवर के अकॉर्डिंग शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। एजुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी which is directed towards development of science of behavior in educational situation। तो यानी कि हम जब व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहारिक विज्ञान जो है उसको जब शिक्षा में प्रयुक्त करते हुए रिसर्च करते हैं, तथ्यों की खोज करते हैं, तो वो शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम रिसर्च की बात करें कि फिर रिसर्च क्यों की जाती है, तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पर हम उसको समझना चाहें, तो ऑब्जेक्टिव किसी भी खोज, किसी भी रिसर्च के मुख्य रूप से तीन होते हैं। एक तो नए सत्यों की खोज करना, फैक्चुअल, थ्योरेटिकल यानी सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन करना, और एक होता है प्रैक्टिकल यानी कि अनुप्रयोगात्मक, जो कि क्रियात्मक होता है। और इसी के आधार पर टाइप्स ऑफ रिसर्च भी मुख्य रूप से तीन हो जाते हैं। पहले टाइप को हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी, व्याख्यात्मक, जिसको हम साइंटिफिक रिसर्च भी कहते हैं। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च वो रिसर्च कैटेगरी है जहां पर किसी इफेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर कॉज होता है और इसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, खोजना, समझना, एक्सप्लोर करना, ये सब चीजें साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत आती हैं, जिसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का भी कहा जाता है। फिर आती है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम किसी इसे हिस्टोरिकल रिसर्च भी कहते हैं, यानी कि किसी भी तरीके के हम जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। इनमें तथ्यों की खोज की जाती है, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये दोनों प्रकार की जो रिसर्च है वो फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च कहलाते हैं, क्योंकि इसमें नए तथ्य, नए सत्य और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो फिर व्यवहारिक जो पक्ष था, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में जो इनका उद्देश्य, एक्शन रिसर्च, जो रिसर्च का उद्देश्य होता है व्यवहारिक, उसके अंतर्गत उसके माध्यम से ये टाइप ऑफ रिसर्च डेवलप होती है अप्लाइड रिसर्च। यानी कि कोई सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करना, ना ही कोई फैक्ट का को निकालना है, बल्कि क्या करना है, हम जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम क्रियात्मक है, क्रिया रूप में है, उसको ही हमको डेवलप करना है। तो ये अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत एक्शन रिसर्च आती है। इसका मतलब एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च अंतर होता है।
आगे हम इसे समझेंगे। सबसे पहले समझ लें कि एक्शन रिसर्च का ओरिजिन क्या है। दोस्तों, बेसिकली एक्शन रिसर्च एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ वर्किंग है, जो कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पर आधारित है, और ये सोशल साइकोलॉजी पर बेस्ड होती है, और ज्यादातर फोकस्ड किस पर होती है, टास्क एंड रिलेशनशिप, जो कार्य हो रहे हैं और उसमें जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके मध्य में जैसा हमें यील्ड चाहिए, जैसा हमें उत्पाद चाहिए, अगर उसमें समस्याएं हैं तो उसको खोजना इसका उद्देश्य होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कॉलियर के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया था, और कुछ किताबों में जैसे वर्णित है कि सॉरी बकिंघम जो 1926 में इन्होंने टर्म इसका यूज किया था एजुकेशन में अपनी बुक में, लेकिन मुख्य रूप से समस्याओं के समाधान करने में इसका प्रयोग जो किया है वो ऑफिशियली स्टीफन एम कोरी का नाम आता है, कि एजुकेशन समस्याओं के लिए जब एक्शन रिसर्च के बारे में जो पहली बार जो प्रथम इसका प्रयोग करने वाले हैं वो स्टीफन एम कोरी हैं। अब स्टीफन एम कोरी ने एक्शन रिसर्च को डिफाइन करते हुए कहा है कि अभ्यासकर्ता जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं, जो उससे संबंधित हैं, तो जब यह अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है और जिसमें सही कार्य का को दिशा मिल सके, निर्णयों का मूल्यांकन हो सके, तो इसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यानी द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर अटेम्प्ट टू स्टडी द प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवैल्यूएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस, इट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो सिंपल सी बात है कि एक्शन में हमको जो समस्याएं आ रही हैं, जो वर्किंग जो कोई सिस्टम है उसमें समस्याएं आ रही हैं, उनको वैज्ञानिक ढंग से उनको ढूंढना और निराकरण करना, उनका यही एक्शन रिसर्च है। इसके डिफरेंस को अगर हम और क्लियर कर लें तो एक्शन रिसर्च हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर हम इन दोनों के अंतर को देखेंगे। अगर सबसे पहले बात करें उद्देश्य, एम की, तो एक्शन रिसर्च का जो एम है वो होता है मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिट और ह्यूमन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, एक्शन रिसर्च ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा या स्कूल कॉलेज में ही की जा सकती है, बिजनेस में भी एक्शन रिसर्च की जाती है। हर संस्था अपने अपने सिस्टम के अंदर एक एक्शन रिसर्च करती है। मान लीजिए उसकी टारगेट थे और टारगेट पूरे नहीं हुए, तो वो उनकी समस्याओं को खोज कर उनको समय पे समस्या समाधान कर देना, साइंटिफिकली उनके खोज करना कारणों का और उनका समाधान कर देना, ये है एक्शन रिसर्च। तो सभी जितनी भी ह्यूमन सिस्टम है, यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ये मॉडिफिकेशन करने और डेवलपमेंट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है निरंतर रूप से, और की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य देखें तो उसका उद्देश्य ही होता है एक्सप्लोर करना, फॉर्मुलेट करना, डिस्कवर करना, नए फैक्ट्स, नए प्रिंसिपल्स, नए सत्य का खोज करना। तो ये उसका एक उद्देश्य होता है। इसमें जो रिसर्चर है, देखिए दूसरा पॉइंट अगर हम डिफरेंस का देखें, रिसर्चर तो एक्शन रिसर्च करने के लिए उस समस्या को समझने वाला जरूरी है, उसी सिस्टम के अंदर का व्यक्ति। लेकिन फंडामेंटल रिसर्च जरूरी नहीं है कि उस सिस्टम के अंदर का कोई व्यक्ति ही उस पर रिसर्च करे। कोई भी कंसर्न रिलेटेड या उसकी तरफ फोकस्ड, उसकी तरफ ज्यादा जो जिसका रुझान हो, वो उस पर रिसर्च कर सकता है, उस प्रॉब्लम के बारे में खोज कर सकता है। अब इसमें समस्याएं कौन सी ली जाती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टेकन इन एक्शन रिसर्च। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी नैरो होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहाँ होती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर होती है। मान लीजिए एक दुकान है और दुकान में काम बहुत ज्यादा पैसा लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है कस्टमर, तो क्या कारण है, कस्टमर अंदर आके परचेजिंग नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या कारण है। तो इन कारणों को धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लोर करना, खोजना और फिर उनका निराकरण करना, तो ये भी एक छोटा सा लिमिटेड कॉज हो सकता है। किसी भी एक शॉपकीपर के लिए भी एक्शन रिसर्च करने का एक कारण हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स बहुत लिमिटेड होती है, नैरो होती हैं और इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड होती है। इनका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जरूरी नहीं होता। लेकिन फंडामेंटल जो रिसर्च है वो वाइडर हैं, एक्सपैंडेड प्रिंसिपल्स इसमें बनाए जाते हैं, थ्योरीज डेवलप की जाती हैं, और उनका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी जरूरी है, वैलिडेट कर सके और आगे उनका प्रयोग भी कर सके। इस लेवल तक वो वाइडर प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, डिफरेंस का, हाइपोथेसिस इसमें बनाई जाती है, दोनों में हाइपोथेसिस बनती है।
हाइपोथेसिस तो अगर घर में भी एक छोटी सी समस्या आ जाए तो भी दिमाग में सबसे पहले हाइपोथेसिस आती है कि क्या कारण होगा इसका, ऐसा क्यों हुआ। और फिर उस कारण को टेस्ट किया जाता है कि जो हमने कारण सोचा हाँ वही ठीक है, हाँ वही ठीक है, तो फिर उसका निराकरण जल्दी से हो जाता है। तो दैट इज हाइपोथेसिस, यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम। तो एक्शन हाइपोथेसिस भी बनाई जाती है जो कि कॉज कॉजल फैक्टर, जो उसके कॉजेज होते हैं उनके फैक्टर्स पर आधारित होती है, और एक एक करके उसकी टेस्टिंग होती है। मान लीजिए एक की टेस्ट की कारण पता चल गया कि हाँ यही था कारण, समस्या समाधान हो गया, तो आगे उस हाइपोथेसिस के आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च है उसमें हाइपोथेसिस प्रीवियस रिसर्च पर और एक्सपीरियंस पर आधारित बनाई जाती है, और उनकी टेस्टिंग भी साइमल्टेनियसली की जाती है, की जा सकती है। डिजाइन कैसा होता है? एक्शन रिसर्च का जो डिजाइन है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कोई ट्रेन्ड व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसका संस्था उसके वो खुद जानता है उसकी संस्था के बारे में, वो समस्याओं को का कारण भी सोच सकता है और उनको निराकरण करने के लिए उनकी परिस्थितियों को हाइपोथेसिस बनाते हुए जज कर सकता है, चेक कर सकता है। कोई विशेष प्रकार के ट्रेनिंग की या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च है वो बहुत जरूरी है कि उसमें ट्रेनिंग की जाए, जिससे कि वो एक सटीक यानी अच्छी, जो इसको कि हम आगे पुष्टि कर सके, जिसको आगे बढ़ाया जा सके, सिद्धांतों पर रिलाय किया जा सके, रिलायबल एंड वैलिड उसके रिजल्ट्स हो, उसके लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं सैम्पलिंग। भाई सैम्पलिंग क्या है? जो भी कंसर्न यूनिट है उसके जो पर्सन्स हैं वही पॉपुलेशन है, वही सैंपल है। लेकिन फंडामेंटल रिसर्च में अगर हम जाएंगे तो वेरी वाइड पॉपुलेशन इज देयर, और उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना जरूरी है। सेलेक्टेड जो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम उस सैंपल पे काम करें, तो हम पूरे पैरामीट्रिक रिसर्च में हम उस पूरी पॉपुलेशन पर लागू भी कर सके। तो एक ऐसी सैंपल होना चाहिए। अगर हमने सैंपल ठीक नहीं किया तो अनवाइज्ड तरीके से हम पूरी जनता पर लागू कर देंगे कि भाई ये चीज हमने एक्सप्लोर की, वो सब पे लागू हो जाती है, तो जबकि वो गलत होगा। तो इसमें सैंपलिंग बहुत ही जरूरी, बहुत टेक्निकल टर्म है जो बहुत ही सिंसियर तरीके से किया जाता है। और एक और पॉइंट है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। रिसर्च में सिंपल ऑब्जर्वेशन, सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए, इंक्वायरी कर ली, टेस्टिंग कर लिया, यही डेटा कलेक्शन के सिंपल तरीके हैं। लेकिन इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, उसमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। फिर एनालिसिस के लिए भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से फंडामेंटल रिसर्च से एक्शन रिसर्च हमारी काफी अंतर उसमें होता है, और उनके उद्देश्य भी अलग होते हैं। तो अब अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो मुख्य रूप से इसके 8 उद्देश्य सामने आपके हैं, जैसे कि मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। दूसरी बात, एक जब हम किसी संस्था को चलाते हैं तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ऑर्डर देते हैं, दूसरे एग्जीक्यूट करते हैं। और जब एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है तो एडमिनिस्ट्रेटर अगर उसको अगर एक्शन रिसर्च के माध्यम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है तो उसे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना कहते हैं। तो एक्शन रिसर्च का एक उद्देश्य ये भी होता है कि संस्था में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया जाए, यानी कि समस्या के कारण को जाने, आइडेंटिफाई करें और उस कारण का निराकरण करने की कोशिश की जाए। तो एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है ये। वर्क स्किल डेवलप होती है, डेवलप करने की भी उद्देश्य होता है एक्शन रिसर्च का। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको सजेशन दिए जा सके। अगर खुद एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई और पर्सन, उससे कंसर्न जो यूनिट है उसे कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को सजेशंस दे सकता है। जो ट्रेडिशनल, डॉगमेटिक और मैकेनिकल से स्टिमुलस और रेस्पॉन्स जैसे जो एनवायरनमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको ये समाप्त कर देता है, जिससे कि बहुत सुंदर डेमोक्रेटिक साइंटिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और एक सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम वर्क करता है, और आउटकम जो होता है अल्टीमेटली इतना कुछ हो गया तो आउटकम तो अच्छा होएगा ही। चाहे वो किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का है तो उसके जो प्रॉफिट है उसमें इजाफा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और अगर शिक्षा संस्थान है तो छात्रों के जो आउटकम है, जो उनका रिजल्ट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, अचीवमेंट बढ़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अब जानते हैं कि इस प्रक्रिया को करने के लिए स्टेप्स क्या फॉलो किए जाते हैं।
तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग एक समस्या का, क्या समस्या आ रही है उसको चयन करेंगे, पता करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ भाई ये तो समस्या है। मान लीजिए एक दिन कोई समस्या है, आपने कही तो एक्शन रिसर्च की समस्या होगी, नहीं। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस वॉच करना पड़ेगा कि क्या ये एक कंटिन्यूअसली ये समस्या लगातार देखी जा रही है। अगर ऐसा है तो वो उस समस्या को हम लोकेट कर सकते हैं। तो लोकेट करके प्रॉब्लम को सबसे पहला स्टेप हम उठाते हैं। फिर अपनी समस्या को डिफाइन करना, स्टेट करना कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसके कंसर्न व्यक्ति कौन है, किसके साथ में वो समस्या जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद उसके प्रोबेबल कॉजेज को एनालाइज करना। उसके बाद जब कॉजेज पता चल जाए तो एक्शन हाइपोथेसिस बनाना। देन अ प्रॉपर डिजाइन टू टेस्ट एक्शन हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के दौरान कलेक्शन होगा एविडेंसेस का, साक्ष्यों का, जो कलेक्शन है उससे फिर एक्शन डिजाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, साक्ष्यों का चयन करते हैं और फिर कंक्लूड कर लेते हैं, सजेशंस उसमें से फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि अब ये सब प्रक्रिया को हम लोग प्रैक्टिकली समझें कैसे करते हैं, उससे पहले एक चीज और समझ लें कि जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे स्कूलों से रिलेटेड हैं, जो हमारे टीचिंग मेथड्स, इन ये एरियाज हैं, कुछ एग्जांपल इसके मैंने आपके सामने पेश किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। जैसे मान लीजिए टीचिंग मेथड्स हैं, तो बच्चों का अगर स्टूडेंट्स का लो रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये एक एक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, टीचिंग मेथड को लेकर हो सकती है। इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, कितने इफेक्टिव रह गए हैं, पीपल टीचर एडजस्टमेंट, इंटरेक्शन, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स के ऊपर भी हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लो रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसिप्लिन या फीलिंग, किसी भी प्रकार के डिसिप्लिनरी फीलिंग कैसी है बच्चों की, कम हो रही है, तो उस पर रिसर्च कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी हैबिट्स, यूजिंग एटलस, यूजिंग न्यूमेरिकल्स और डायग्राम ड्राइंग स्किल्स वगैरह, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं बच्चों की, तो इन पर एक्शन रिसर्च की जा सकती है कि वो इनसे क्यों दूर भागते हैं, या फिर वो खाली समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं ठीक से, म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है, लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल उनकी ठीक नहीं है, लो वोकैबुलरी है या लैंग्वेज स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है। ये स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर भी एक्शन रिसर्च की जा सकती है, कंसर्न व्यक्ति ही करते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। जैसे कि विद्यालयों में लेबोरेटरी, सीटिंग अरेंजमेंट, जेंडर अनबाइज्ड एनवायरनमेंट है कि नहीं है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का कितना यूज कर रहे हैं, आईसीटी के यूज की क्या कंडीशन है, और मॉनेटरी जो रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज वो कम है, वो क्यों है, और ये सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। बेसिक फैसिलिटीज जिसमें मेडिकल, हेल्थ, हाइजीन वगैरह भी आती है, इनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, एक्शन रिसर्च। और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस जो हर जगह, हर संस्था में इस तरीके के एरियाज होते हैं जहां पर कैसा चल रहा है, क्या एनवायरनमेंट अच्छा है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो संस्था है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती है। तो एक्शन रिसर्च एक बहुत ही एसेंशियल एक एक्टिविटी है। तो इतनी समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के गैप को फिल करती है, साइंटिफिक नॉलेज जो हमारी सोशल प्रोसेस है उसको एनहांस करती है, एप्लीकेशन पर ज्यादा आधारित है, एप्लीकेबिलिटी पर ज्यादा बेस्ड होती है, और कन्वीनियंस स्टडी में रहता है इसके माध्यम से, और सॉल्व करती है रूटीन की प्रॉब्लम्स को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे हम इसकी जनरलाइजेशन सब पे नहीं कर सकते कि हमारी संस्था में ये तो आपकी संस्था में भी यही चीज लागू हो जाएगी, इसके रिजल्ट लागू हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लिमिटेड एरिया है स्टडी का। और साइंटिफिक रिगर तो थोड़ा कम होता ही है, कॉज एंड इफेक्ट जैसा फंडामेंटल में होता है उतना इसमें नहीं है। टेक्निकल ट्रेनिंग की भी जरूरत ज्यादा नहीं होती है। अभी हम समझेंगे कि बड़ी आसानी से देखिएगा आप सब कर पाएंगे एक्शन रिसर्च। और कन्वीनियंट सैंपल है, अपनी क्लास है और अपने बच्चे अपनी सहूलियत से हमने उनमें से ले लिया। हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कंट्रोल हो जाता है, और लो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। तो ये थोड़ा सा इसके वीक पॉइंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी एक संस्था के लिए अगर ठीक से एक्शन रिसर्च की जाए तो इन सबको उस पर तो लागू किया ही जा सकता है, सब पे जनरलाइज करने के लिए ये वीक पॉइंट होते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है समझना कि मॉडल एक्शन रिसर्च हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्शन रिसर्च के हेडिंग्स क्या होते हैं, कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे टॉपिक, टाइटल क्या है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है, अ स्टडी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू रिमूव द टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटरेस्ट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ऑब्लिक मीन्स या reading writing habits, या doing homework in time, या vocabulary, या avoidance of use of atlas, avoidance of diagram drawing skill in science and biology etc. तो देखिए आप इन सारे टॉपिक से आइडिया ले सकते हैं। इसमें लो यूज ऑफ लाइब्रेरी, ये बहुत सारे जब भी उन जो पीछे हमने एरियाज लिए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन टाइटल जो है वो इस तरीके की लैंग्वेज लिए हुए होगा। आपका स्कूल का नाम, क्लास का नाम, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस टोटल क्लास में कितने बच्चों पर आप एक्शन रिसर्च करेंगे तो उन बच्चों की संख्या, रिसर्चर आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, और फिर आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि आपने कैसे जाना कि ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको आपके सामने रखा है, जैसे फॉर लास्ट फ्यू इयर्स इट इज नोटिस दैट स्टूडेंट्स आर हैविंग have developed a tendency to not to pay attention towards their pronunciation, their vocabulary, or their use of atlas, and you doing numericals and drawing diagrams etc. So many. तो ये सारी बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम कि आपने इस प्रॉब्लम को लोकेट कैसे किया, इस हेडिंग में आप ये लिखेंगे। देन यू विल स्टेट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली जो आपने ऊपर भी किया हुआ है। स्टेटिंग प्रॉब्लम को स्टेट करने के बाद हमारा स्टेप आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। यहाँ पर एक्शन रिसर्च लिखेंगे तो बेटर रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। पहली बात, एक्शन रिसर्च किस लिए कर रहे हैं? समस्या को दूर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव भी इसी प्रकार के होंगे, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ यूजिंग डैश 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 डैश, टू मेक परमानेंट कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स and about the easiness and permanent understanding through these habits, and to develop understanding of using the importance of these things in study, yeah, to increase the level of achievement of students and to develop their personality। ये इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू प्रेजेंट, बाकी आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं कि ये चीजें इस एक्शन रिसर्च के बाद में बच्चों के अंदर आएंगी, देखने को मिलेगा, ये विकास होगा। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे और नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च फॉर स्कूल, यानी कि ये स्कूल के लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है। तो आप लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, द स्टडी विल बेनिफिट द स्कूल बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हिच विल अल्टीमेटली एनहांस द डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट एंड रेपुटेशन ऑफ स्कूल, and it will enhance the positivity in students' personality, achievement and permanent understanding of the content। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप इसी तरीके की सुंदर सुंदर लाइनें की इससे सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये लिख सकते हैं। स्टडी एरिया डिफाइन कर लेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि किस क्लास के, किस स्कूल के बच्चे में क्या टेंडेंसी लैकिंग है, ये स्पेसिफिकेशन कर दिया आपने। अब उसके साक्ष्य क्या है, कैसे आपने देखा, यहाँ पर फिर आप इसको लोकेट करेंगे। हाउ डिड यू केम टू नो दैट देयर इज सच प्रॉब्लम, तो आप इसमें लिखेंगे, इट इज एविडेंट through general observation, yeah, through inquiry, that if students of class dash or class dash are lacking or avoiding this type of, and there is this habit is hindering their achievement। तो ये चीजें आप एविडेंस में नोटिस करेंगे, लिखेंगे। देन यू विल कम टू मेक अ चार्ट, एक्सपेक्टेड कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। अब हर व्यक्ति, जैसे आपके यहाँ कोई चीज अगर खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो आप सबसे पहले दिमाग में 2-3 कॉज सोचते हैं या तो मशीन में खराबी है, या प्लग में खराबी है, और या फिर लाइट की मेन सप्लाई में खराबी है, या फिर लाइट नहीं आ रही है। तो सबसे पहले लाइट नहीं आ रही है पे जाता है कि इट इज वेरी सिंपल टू चेक लाइट आ रही है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है कि चलो प्लग देख ले, आ रहा है, ठीक है, नहीं, प्लग को भी खोल लिया। देन मशीनरी में गड़बड़ है तो आप मशीन को ले जाकर रिपेयर की शॉप पे जाओगे, तो एक एक करके जाते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी जब भी कोई समस्या आती है तो आप एक्सपेक्टेड कॉज ऑफ द प्रॉब्लम सोचते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला कॉज यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने रखा है, टीचर या स्टूडेंट्स डोंट पे अटेंशन और इंटरेस्ट इन राइटिंग वर्क। टीचर्स भी हो सकते हैं या स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एज यू फील। टीचर्स एक्सपीरियंस, एविडेंस क्या है, टीचर्स का एक्सपीरियंस है, चेक करते हैं वो स्टूडेंट का वर्क, ये तो फैक्ट है, ये कोई अनुमान नहीं है, और ये कंट्रोल में है टीचर के कि अगर वो लगातार चेक करे तो सही भी हो सकता है। तो आपने लिख दिया कि इट इज इन द कंट्रोल ऑफ टीचर।
दूसरी बात आती है कि उनके पास लैक ऑफ एटलस, एटलस ही नहीं है, लैंग्वेज लैब नहीं है, या चार्ट मॉडल वगैरह यूज नहीं किए जाते हैं, तो स्टूडेंट फिर एविडेंस क्या है, स्कूल में नहीं है, भी सत्य है, पर कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपने लिख दिया विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हम एटलस की और व्यवस्था कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कुछ परचेज कर लेंगे, लैब बनाएंगे वगैरह वगैरह। फिर स्टूडेंट एक और देखिए, स्टूडेंट लाइक प्रॉपर मटेरियल एट होम, उनके घर पे भी नहीं है। अब बच्चों से पूछताछ करेगी तो ये पता चला है, तो ये एविडेंस क्या है, इंक्वायरी, आस्किंग स्टूडेंट्स, फैक्ट है ये, बट आपके कंट्रोल में नहीं है, मे और मे नॉट बी, उनके घर पे कितना उनके रिसोर्सेज हैं, कितना उनके पास पेरेंट्स मनी उस पे ले सकते हैं, कर सकते हैं, दिस इज नॉट बियॉन्ड, तो मे और मे नॉट बी कंट्रोल बाय द टीचर। पेरेंट टीचर मीट में आप उनको कन्विंस कर सकते हैं एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद टीचर्स जो है वो प्रॉपर मैथोलॉजी यूज नहीं करते, वो खुद एटलस का यूज नहीं करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। इस पर हम फैक्ट और अनुमान दोनों लगा सकते हैं कि ये अनुमान भी हो सकता है, कंजक्चर है और फैक्ट है, एंड देन इट इज ऑल्सो कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर। तो ये एविडेंसेस या कॉजेज को किया जा सकता है, यहाँ मैंने स्पष्ट किया है इस बात को कि ऐसा आप कर सकते हैं, बट एज सच फॉलो किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज एन एग्जाम्पल जस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए स्टूडेंट्स के जो एक्शन हाइपोथेसिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेंगे, जैसे एक हाइपोथेसिस लिखी, स्टूडेंट में डेवलप अ टेंडेंसी टू पे अटेंशन ऑन द यूज ऑफ डैश थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्या लिखा, आंसर लिखा टू द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस इज द आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम, कि अगर हम इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करें, तो फिर उनके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। दूसरी हाइपोथेसिस भी बनाई कि अगर स्टूडेंट में डेवलप इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स बाय टीचर्स एफर्ट्स और यूजिंग देम इन द क्लासरूम, अगर टीचर खुद यूज करे तो भी इनहांस हो जाएगी, और ज्यादा क्लास वर्क दिया जाए, ज्यादा वर्क स्किल का काम करवाया जाए तो भी ये चीज डेवलप हो जाएगी। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, लैंग्वेज में कई लोग कहते हैं कि लैंग्वेज में एक्शन रिसर्च क्या करें, तो इसी तरीके के जैसे कि टीचर जो है वो वर्ड को स्प्लिट कर दे तो उनका बच्चों का प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेंज सही हो सकती है, ये एक एक्शन रिसर्च की हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं इसी आधार पर। जब दो या तीन जो भी जैसी आपको उचित लगती हैं, आपने हाइपोथेसिस बना ली। अब आप हेडिंग डालेंगे डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस 1। एक्शन हाइपोथेसिस 1 को इवैल्यूएट करने में हम सीरियल वाइज कुछ एक्टिविटीज करेंगे, उनकी डेट, उनका टाइम लिखेंगे, कितने दिन लगेंगे इसमें, और मेथड क्या अप्लाई करेंगे, उसका मीन्स क्या है। तो सबसे पहली बात हमने हाइपोथेसिस क्या ली थी पहली, कि ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, ये चीज करके शायद बच्चों की ये टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी और वो अटेंशन पे करेंगे। तो एक्टिविटी इसमें क्या करनी है टीचर को, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर विल इंक्वायर अबाउट द अवेलेबल रिसोर्सेज इन स्कूल एंड स्टूडेंट हु ब्रिंग एटलस, डिक्शनरी या क्लास वर्क कॉपी, ये सारी चीजें जो भी इसमें से आपने एक ली है, और वो चीज के ऊपर हम इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक दिन लगेगा, कितनों के पास है एटलस, कितने बच्चे करते हैं, और टीचर इसमें लिस्ट बनाएगा स्टूडेंट्स की इंक्वायरी के आधार पर। इसको हम मीन्स में क्या लिखेंगे, इंक्वायरी। फिर टीचर उनसे कहेगा परचेज करो, उसको अरेंज करो, इसमें टीचर उनको 2-3 दिन देगा, तो आपने लिख लिया 2-3 दिन दिए जाएंगे, और इन्फॉर्म कर देंगे पीटीएम के माध्यम से या स्कूल डायरी के माध्यम से, प्रोवाइड नेम प्लेस, कहाँ से वो इसे खरीद सकते हैं, अच्छी सी एटलस कहाँ मिलेगी, किस नाम की मिलेगी, किस पब्लिकेशन की लेनी चाहिए, तो वो चीजें टीचर को बताएगा, दीज आर मीन्स। फिर तीसरा इसमें हम लोग ले लेते हैं, जैसे टीचर जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देगा रिगार्डिंग डैश 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 की कैसे आप यूज किए, तो यूज करने का 1 हफ्ते वो टीचर खुद यूज करेगा, और टीचर हिमसेल्फ विल यूज एंड इंस्पेक्ट, और इसको हम डिफॉल्टर स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करके कि अब भी इतना करने के बाद भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो उनको हम फोर्स करते हैं कि वो इस तरीके की एटलस या जो भी लिया है उसको प्रयोग करें, तो उसमें चेंजेस देखे जाते हैं। अब मान लीजिए इतना करने के बाद फर्स्ट हाइपोथेसिस में ही, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन में ही हमारी समस्या हल हो गई और बच्चे तो एटलस का काम करने लगे, सो फार सो गुड, तो आपकी एक्शन जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो गई। बट यानी कि अगर रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस आर सेटिस्फैक्टरी, अच्छे हैं, और 100% आपको चेंज दिख रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं है
इफ रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस आर नॉट फ्रूटफुल, तो रिसर्च डिजाइन हम सेकेंड हाइपोथेसिस के लिए भी बनाएंगे और फिर उसमें भी सेम एक्टिविटीज ऐसे ही लेंगे। तो ये सेकेंड हाइपोथेसिस वहां पर जाकर हो सकता है और अच्छी हो जाए आपकी अचीवमेंट। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लैंग्वेज से भी लिया हुआ है। मान लीजिए हाइपोथेसिस है लैंग्वेज की, जैसे बाय प्रॉपर यूज ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूज बच्चे अगर क्लास में करते हैं तो उनके वोकैबुलरी को एनरिच किया जा सकता है। और इस पर भी एक्टिविटी देख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट करना कितनों पर डिक्शनरी है, एक दिन लगा, टीचर ने लिस्ट बना ली इंक्वायरी से। दूसरे दिन दूसरी बात उन्होंने क्या की, इंस्ट्रक्ट किया परचेज करने के लिए, 2-3 दिन उन्होंने दिए और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया डायरी के माध्यम से और जगह बता दी, नेम बता दिया कौन सी खरीदो। तीसरी एक्टिविटी इसमें करेगा, डिक्शनरी पुअर बच्चों के लिए, जो गरीब हैं बच्चे उनके लिए अरेंज कर दे, 2-3 दिन इसमें दें, प्रिंसिपल से अरेंजमेंट की बात करें इसकी, और लिस्ट ऑफ पुअर स्टूडेंट्स ये भी बना के और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर चौथी एक्टिविटी इसमें क्या होगा कि जो लैंग्वेज का जो पीरियड है उसमें स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करें डिक्शनरी का यूज करने के लिए। एक हफ्ते इसको करके देखें, टीचर खुद करे यूज, उनको करके देखें, ऑब्जर्व करें और फिर डिफॉल्टर जो बच्चे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करें कि फोर्सली वो उसको यूज करें। और ये किस आधार पर होगा, ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो सेम है, अगर इस इतना करने के बाद अगर हमारे बच्चों में डिक्शनरी को यूज करने की आदत बढ़ गई तो हम मानेंगे, तो हम एक्शन रिसर्च के रिजल्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे स्टेप पर। लेकिन अगर नहीं हुई है तो हम इसको आगे बढ़ा लेंगे, एक्शन हाइपोथेसिस सेकंड पर चले जाएंगे। सेकंड पर जाना तब जरूरी है कि जबकि फर्स्ट रिजल्ट अच्छे ना हो। अब आती है बात इसका कंक्लूजन और सजेशन कैसे लिखते हैं। ये टीचर ने हर एक्टिविटी पर जो भी डेटा कलेक्ट किए, एविडेंसेस हैं, उन सबको वो एनालाइज करता है वन बाय वन। चार्ट बना सकता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ प्रेजेंटेशन, इतने परसेंट बच्चे हैं, इतने परसेंट बच्चे पुअर हैं, इतने बच्चे परसेंट बच्चों के पास है, तो ये डायग्राम, चार्ट, ग्राफ, इन सब के माध्यम से ये प्रेजेंट कर सकता है अपने। और इस एक्टिविटी के बाद इतना चेंज आया, फिर उसको प्रेजेंट करे, इस एक्टिविटी के बाद इतने परसेंट बच्चे और करने लगे। ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन यानी कि आपकी कंक्लूजन में आती हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखने का भी दिया हुआ है, जैसे first activity adopted for the evaluation of first hypothesis was successful and the list of dash students explored the actual position of the use of atlas, dictionary, dash 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 by the students, and it highlighted that dash percent of students were not using this dash in their study, and teacher may present the bar chart diagram. सेकेंड एक्टिविटी की, उसमें इतने परसेंट स्टूडेंट आगे बढ़ गए, एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द थर्ड एक्टिविटी चेंज द होल सिनेरियो एंड द प्रॉब्लम वाज सॉर्ट आउट, इतने परसेंट तक हो गई। तो ये चीजें आप इस तरीके से कंक्लूजन में डेटा वाइज आगे लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी में इतना चेंज आया, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, एंड देन लास्ट में सजेशन के रूप में भी आपको लिखना होता है। नेक्स्ट, अगर रिमार्क यानी कि कुछ ऐसा है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि जो रिमार्क रिसर्चर को देना है, तो वो दे सकता है। कुछ बड़ी एक अनुभव उसका कुछ ऐसा नया हुआ हो जो आगे जो एक्शन रिसर्च करें उनके लिए फ्रूटफुल हो सकता हो, काम का हो, तो वो उनको वहां पर मेंशन कर देता है, जिससे कि आने वाले समय में सबके लिए फायदा हो। तो इस प्रकार से हमने एक्शन रिसर्च क्या है। अगर आप इसको पूरे को समझने के बाद अपने को जज करना चाहते हैं तो आप इसे क्विक रिकैप कर सकते हैं। पहली बात, रिसर्च को समझिए, व्हाट इज रिसर्च, आंसर देखिए आप दे पाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिसर्च के, कितने प्रकार की रिसर्च होती है, बेसिक फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च में अंतर क्या होता है, एम्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या होते हैं एक्शन रिसर्च यानी लिमिटेशंस क्या होती है, कैसे हम एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, किस थ्योरी पर एक्शन रिसर्च बेस्ड होती है, और एक्शन रिसर्च को इनिशिएट करने वाले, एजुकेशन में इनिशिएट करने वाले कौन थे। आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपका जो भी फीडबैक होगा मुझे आगे भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक यू।